गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, लेकिन उस टॉपिक को आप लोगों को बता दें, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में उससे जो क्वेश्चन बनते हैं तो उसके ट्रिक के हिसाब से हम बताएंगे, है ना। यानी ट्रिक के हिसाब से उसको समझना है। नीट जेई के हिसाब से ट्रिक सिस्टम, मतलब हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं। डिटेल में कि जैसे किसी क्लास में स्टार्ट से उसको पढ़ाया जाए तो, है ना। तो ये जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो ट्रिक सिस्टम में आप किसी में क्या कैसे आवृत्ति में परिवर्तन होगा तो उसके अकॉर्डिंग्स, ठीक है ना। थोड़ी सी हम सामान्य डिफिनेशन बताए दे रहे हैं। डॉपलर इफेक्ट क्या होता, डॉपलर प्रभाव, है ना। डॉपलर प्रभाव बताने वाले हैं तो उसका ट्रिक से डॉपलर प्रभाव, ठीक है ना। डॉपलर इफेक्ट, इसमें क्या होता है कि जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है। श्रोता यानी सुनने वाला और स्रोत यानी चिल्लाने वाला, ठीक है, हॉर्न बजाने वाला, ठीक है ना। तो जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य में आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति का मतलब यहाँ पर ये आया है कि उन दोनों में से कोई एक गतिमान रहे या दोनों गतिमान रहे, ये समझ लो, ठीक है ना। तो जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो जो श्रोता होता है उसको ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में कुछ परिवर्तन प्रतीत होता है। जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य में आपेक्षिक गति होती है तो वो श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है, उसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं, है ना। अब परिवर्तन प्रतीत होता है तो आप यही समझ लो कि आवाज़ तेज और धीमी है। जैसे मान लीजिए कोई सीटी हॉर्न बजाते हुए आपकी तरफ आ रहा है, तो यदि आपकी तरफ आ रहा है तो आवाज़ तेज होती जाएगी, यदि हॉर्न बजाते हुए दूर जा रहा है तो आवाज़ धीमी होगी, ये समझ लो। या कि वो हॉर्न बजाते हुए खड़ा है, आप ही उसकी तरफ जा रहे हैं तो तेज सुनाई देगा, और या वो हॉर्न बजाते हुए खड़ा हुआ है और आप उससे दूर भागते हो तो कम सुनाई देगा, ठीक है ना। इस तरीके से समझ लो। तो जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है, उसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और जो आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है तो आवृत्ति, आभासी आवृत्ति जो उसकी वास्तविक आवृत्ति होगी, और आभासी आवृत्ति में हम एक संबंध बताएंगे, है ना। और वो संबंध उस ऐसे बताना है कि कब आवृत्ति बढ़ेगी, कब आवृत्ति घटेगी। और उसमें हम 3 कंडीशन लेंगे। पहला तो ये लेंगे कि श्रोता स्थिर है, स्रोत गतिमान है, या स्रोत स्थिर है, श्रोता गतिमान है, या कि तीसरी स्थिति दोनों गतिमान है। और उन स्थितियों में भी स्थितियां लगेंगी, है ना। गतिमान है तो पास आ रहा है कि दूर हो रहा है, ठीक है ना। तो कई परिस्थितियां होंगी, उन्हीं को हम शॉर्ट में बताएंगे आज, बहुत डिटेल में नहीं, पर उनसे आप कोई भी फार्मूला आप ऐसे सवाल आप कर सकोगे, ऐसा हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहले इसकी डिफिनेशन ज़रूर हम लिखे दे रहे हैं, और उसमें जितने भी सिंबल यूज हुए होंगे उन सबको लिखते हुए, ताकि आपसे वो क्वेश्चन बन जाएं, ठीक है ना। तो पहले थोड़ी डिफिनेशन लिखे देते हैं। जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य, जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है, उसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ध्वनि तरंगों के लिए यह है, उसे डॉपलर प्रभाव
कहते है ना। इसको हम 3 तरीके से अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ बातें हम ये बता दें जो इसमें संकेत यूज होने वाले हैं, उनको पहले यहाँ लिख दें। यहाँ भी हम ध्वनि की चाल कहेंगे, ध्वनि की चाल या वेग, और भी ओ क्या कहेंगे, श्रोता का वेग या चाल। VS क्या कहेंगे, श्रोता का वेग या ये VS स्रोत का वेग। O को मीन्स यहाँ पर हम बोलेंगे श्रोता, और AS को क्या कहेंगे, स्रोत। ठीक है ना, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। और N को हम क्या कहेंगे, वास्तविक आवृत्ति, वास्तविक आवृत्ति। और N' को क्या कहेंगे, आभासी आवृत्ति। इतना सिंबल को समझो, ठीक है ना, मेन समझना है। इससे आप इसको हम ऐसे बताएंगे कि आपको वो फार्मूला भूलेगा ही नहीं कभी, ठीक है ना। भी का मीन्स किससे है, ध्वनि की चाल वेग, जो भी कहो। VO का मतलब होगा श्रोता का वेग, और VS का मीन्स होगा स्रोत का वेग, और O क्या है, श्रोता। यस क्या है, स्रोत। N क्या है, वास्तविक आवृत्ति। N' क्या है, आभासी आवृत्ति। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, हम इसको 3 स्थितियों में, पहले हम जनरल फार्मूला लिख दें। एक सामान्य सूत्र है ना, महत्वपूर्ण या सामान्य सूत्र वो ये है, महत्वपूर्ण सूत्र N' बराबर N V प्लस माइनस VO अपान V माइनस प्लस VS। ये सूत्र को आपको याद रखना है, V प्लस माइनस VO अपान V माइनस प्लस VS। ठीक है ना। अब देखना, ये एक सामान्य सूत्र है, इसी के आधार पर हम 3 स्थितियों में अध्ययन करेंगे। इसका क्या होगा देखिए। अभी आप लोगों को तो ये भी लगता होगा कि हमको सर ये भी भूल जाएगा कि VO ऊपर होगा कि VS, है ना। तो अब अपर, अप है ना, ऑन मीन्स ऊपर, जो भी समझ लो, है ना, जैसा भी। तो VO वाला टर्म ऊपर लेना है। अब जिस तरीके से आप ट्रिक याद रख सको, है ना। और प्लस माइनस में माइनस प्लस लेंगे कि प्लस माइनस, तो ऊपर वाले में प्लस यानी पॉजिटिव साइन ज़्यादा यूज होता है। जैसे समझ लो कि पहले प्लस आता है फिर माइनस। वो आप अपने याद रखने का ट्रिक जो भी अपनाओ, ये डिराइव फार्मूले होते हैं। लेकिन हमने कहा ना कि हम फार्मूला उसको कैसे याद रख सकते हैं, किसमें क्या होगा, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। यानी ये फार्मूला आप किसी तरह से याद कर लेंगे तो उसके आगे आपको आसानी रहेगी। अब वो क्या आसानी रहेगी देखना। हमने ये कहा कि आपेक्षिक गति होती है, जब आपेक्षिक गति की में 3 स्थितियां बनेंगी। हमने आपेक्षिक गति के बारे में ये कहा कि या तो दोनों में से कोई एक गतिमान हो अथवा दोनों गतिमान हो। हमने क्या कहा, दोनों में से कोई एक गतिमान हो अथवा पहली, अब दोनों यदि विराम अवस्था में है तो डॉपलर प्रभाव लागू ही नहीं होगा। एक बात ये भी जानते रहना, है ना। दोनों में से कोई यदि गति नहीं कर रहा है तो डॉपलर प्रभाव होगा ही नहीं। जैसे मान लो हम खड़े हैं, कोई वहाँ हॉर्न बजा रहा है, ना हम इधर से उधर जा रहे हैं ना उधर से इधर, तो आवाज़ उसकी जो होगी उतनी सुनाई देगी, है ना। तो परिवर्तन तब प्रतीत होगा जब हम या गतिमान रहे या हॉर्न बजाने वाला, ठीक है ना। दो में से कोई एक या कि दोनों, तब भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण सूत्र। अब इसमें हम 3 कंडीशन बताने के लिए बोले हैं, तो वो 3 कंडीशन में क्या क्या होगा देखना।
इनको जरूर याद रखना। ये महत्वपूर्ण सूत्र, इसको हम थोड़ा सा एक बार मिटा लेते हैं और फिर पूरा एक साथ डिटेल में लिखते हैं, देखना, ठीक है ना। क्या बताया, इधर दिख रहा है ना। हमने ये कहा कि n डैश इक्वल टू n v प्लस माइनस वी ओ अपान v माइनस प्लस वी एस। और ये सब के बारे में तो कह ही दिया है। और 3 स्थितियों के बारे में हमने ये बताया। देखो, नंबर 1, जब ध्वनि स्रोत स्थिर हो तथा श्रोता गतिमान हो। ये जब ध्वनि स्रोत स्थिर हो तथा श्रोता, स्रोत यानी S और श्रोता यानी O, ठीक है ना। तो इसमें ये ए नंबर में हम ये लेते हैं कि यस जो है स्थिर है और ओ गतिमान है, तो इधर आ रहा है। यस तो स्थिर है और वो क्या है, गतिमान है, ठीक है ना। क्या है, गतिमान है। तो देखिए, बात को समझना, जब ओ यानी श्रोता स्रोत की ओर आ रहा है, तो हमने कहा ना, मान लो ये हार्न बजाते हुए खड़ा है कोई, और वो सुनने वाला इधर आ रहा है, तो उसको आवृत्ति जो है, आवाज मान लो उसको तेज सुनाई देगी। क्या होगी, ठीक है ना। तो तेज जब सुनाई देगी तो यहाँ पर ये वाला हम प्लस साइन ले लेंगे। क्या ले लेते हैं, ठीक है। अब ये भी एस, ये भी, और यहाँ पर भी एस क्या रहेगा, ये क्योंकि यस स्थिर है तो भी एस क्या होगा, 0 होगा। बात को समझो कि जब यस स्थिर है, वो गतिमान है, तो यहाँ भी एस तो क्या होगा, 0 होगा। इस केस में भी एस क्या होगा, 0। भी एस की वैल्यू क्या होगी, 0। ध्यान दे रहा, ये वो जो बड़ा सा हम बनाए हैं वो श्रोता है, और यहाँ ये 0 आए हैं, ठीक है ना। ये ना समझना कि ओ और 0 में बहुत कंफ्यूजन में ना पड़ जाना। तो जब ये स्थिर है, ये गतिमान है, तो VO तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन VS क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसी स्थिति में जो आवृत्ति का सूत्र बनेगा वो n डैश बराबर n अब V प्लस VO अपान V, ठीक है। इस कंडीशन में क्या सूत्र बनेगा, हमने ये आय कहा है कि जब यस स्थिर है, मीन्स स्रोत स्थिर है, श्रोता गतिमान है, और गतिमान है तो उसकी तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस ले लेंगे। और ये यस वाला तो स्थिर है तो उसका वेग 0 होगा, तो ये भी एस को 0 कर दिए और प्लस साइन लेंगे, तो V प्लस VO अपान V बचेगा, ठीक है। और इसी में बी नंबर में हम ये लेते हैं कि यदि ये स्थिर तो है और ये वाला उधर गतिमान है, क्या है, उधर गतिमान है, और ये तो कन्फर्म है कि VS क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर फार्मूला में क्या हो जाएगा, n डैश बराबर n, और ये V माइनस VO अपान V। ये यानी जब OS की ओर आएगा तब आभासी आवृत्ति का ये सूत्र होगा, जब OS से दूर जाएगा तो आभासी आवृत्ति का ये सूत्र होगा, ठीक है। अब क्या लेते हैं, दूसरी स्थिति, जब ध्वनि
स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो। देखना, अब किसको गतिमान कर रहे हैं? हम यश को गतिमान कर रहे हैं और वो स्थिर है। जब वो स्थिर है तो यहाँ पर VO की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। VO क्या होगा? जब ये स्थिर है, क्या है ये? स्थिर। इस वाले में ये स्थिर है और ये इसमें क्या है? ये स्थिर। ये स्थिर है, ये क्या है? गतिमान है। ठीक है ना? जब ये गतिमान है तो इसमें बताना। अब जब VO 0 है तो ये टर्म 0 हो गया, तो बचा सिर्फ क्या? V बचा। और इसमें कौन सा पद ले लेना है? माइनस वाला। ठीक है ना? पहले नंबर में तो यहाँ पर क्या आएगा? आभासी आवृत्ति n डैश बराबर V अपान V माइनस VS इंटू, यार इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? कहीं भी फार्मूला में या इंटू में तो है, तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है? अब वैसे तो आप एक तरीका और भी है कि आप जान लिए कि यदि इधर आते समय प्लस हुआ है तो जाते समय निश्चित रूप से क्या होगा, पर आप मेन इस फार्मूला से सब कुछ समझ सकते हो। अब देखिए, अब बी नंबर में इसमें हम लेते हैं कि यश गतिमान तो है पर इधर गतिमान है और ये ओ, तो उस केस में अब क्या करना पड़ेगा? उस केस में अब ये वाला साइन है ना, अभी यो तो 0 रहेगा, तो ऐसी स्थिति में n डबल डैश इक्वल टू n और ये V अपान V प्लस VS। ठीक है? ये n को इधर लिखो चाहे उधर लिखो, न याद कर लेना कि ये पास आते समय ये हुआ है, दूर जाते समय ये होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? अब देखो, तो हमने क्या बता दिया? यश स्थिर ओ गतिमान पर ये केस, यदि एस गतिमान ओ स्थिर तो ये 2 केस। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? मान लीजिए दोनों गतिमान हैं तो क्या होगा? दोनों गतिमान हैं तो क्या होगा? अब दोनों जब गतिमान होंगे तो देखना, दोनों गतिमान जब होंगे तो सुनना, समझ लेना, या तो ऐसे दोनों, ऐसे नंबर 1, नंबर 2 ऐसे दोनों, नंबर 3 ऐसे दोनों, नंबर 4 ऐसे दोनों। तो जब दोनों गतिमान होंगे तो उसमें कितनी कंडीशन बनेगी? 4। तो उसको भी देख लेते हैं, है ना? थोड़ा ऐसे लगाओ कि उधर का दिखे, यहाँ से इसी में लिखना भी है। ठीक है? थोड़ा सा। अब तीसरा नंबर, जब यश और ओ दोनों गतिमान हों, दोनों गतिमान हों, यश और ओ, यश मीन्स स्रोत और ओ मीन्स श्रोता। समझ जाओगे कि अब यहाँ भी लिखे, कम जगह इसलिए हम 60 लिख दिए। अब इसमें हम एक कंडीशन को पेश करते हैं। तो देखना, हमने ये कहा कि यश और ओ दोनों इधर। अब बताओ जब यश उधर जा रहा है ओ की तरफ, यही मेन पॉइंट है, जब यश ओ की तरफ जा रहा है, देख लो यश ओ की, इसका मीन्स हुआ कि नीचे क्या होगा? V माइनस। समझो, जब यश ओ की तरफ जा रहा है, यश ओ की तरफ जा रहा है तो नीचे क्या होगा? V माइनस VS।
और ओ यस से दूर जा रहा है, ओ यस से, देख लो इसमें यस ओ की तरफ आ रहा है, यस ओ की, इसका मतलब नीचे क्या होगा, भी माइनस भी यस, और ओ जो है यस से दूर जा रहा है, ओ यस से, तो ऊपर क्या होगा, भी माइनस, बस, तो ऊपर भी माइनस भी ओ, नीचे भी माइनस भी एस। तो इसमें क्या बना, एन डैश बराबर एन भी माइनस भी ओ अपान भी माइनस भी एस। ठीक है, यदि इन दोनों को समझ लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और दूसरी कंडीशन हमने ये बोला कि दोनों इधर यदि हो जाए, ये रहा ऐसे और ये भी ऐसे, तो देख लो जब यस ओ से दूर जाता है, यस ओ से दूर जाता है तो नीचे क्या होता है, भी प्लस भी यस, और जब ओ यस की तरफ आता है तो ऊपर क्या होता है, भी प्लस भी ओ। फिर से सुनो, यस ओ से दूर, यस ओ से दूर तो नीचे भी प्लस भी यस, और ओ यस की तरफ आता है, ओ यस की तरफ आता है तो ऊपर भी प्लस। तो इसका मीन्स हुआ कि इसमें फार्मूला जो बनेगा, ऊपर भी प्लस भी ओ और नीचे भी प्लस भी यस, ये एक साथ है, ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई। इनको आप इस जनरल फार्मूला से हमने पूरा ट्रिक लिया है, इस फार्मूला को आप ले लो और उसके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है ना, क्लियर है। आप तीसरी कंडीशन लेते हैं, मान लीजिए यस और ओ एक दूसरे की तरफ आते हैं, यानी एस ओ की तरफ और ओ एस की तरफ। तो पहले देखो, जब यस ओ की तरफ जाता है तो नीचे क्या होता है, ठीक है ऐसा। जब यस ओ की तरफ जाता है तो भी माइनस, और ओ जो है किधर आ रहा है तो उसमें क्या होगा, भी प्लस भी ओ। ठीक है, तो क्या बना, इस कंडीशन में जो फार्मूला बना, एन डैश बराबर एन और ऊपर भी प्लस भी ओ अपान भी माइनस भी एस। क्लियर है। और डी नंबर में क्या है कि जब यस भी दूर जाए और ओ भी दूर जाए, तो जब यस ओ से दूर जाता है तो नीचे प्लस होता है, और जब ओ यस से दूर जाता है तो ऊपर माइनस होता है। तो है, हाँ भी तो कैंसिल हो जाता, हम फार्मूला की बात कर रहे हैं, आप उस ट्रिक की बात कर रहे हैं। तो एन डैश बराबर क्या क्या कहा हमने, ओ दूर भाग रहा है तो भी माइनस भी ओ, यस भी ओ से दूर भाग रहा है तो उसके लिए ये देखो भी प्लस भी यस, और ये रहा एन। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखेंगे या इसके बाद ये सब ट्रिक, ठीक है ना। पहली कंडीशन में हमने क्या कहा कि जब ये इधर आ रहा है तो प्लस वाला ले लो, भी यस तो जीरो रहेगा स्थिर है तो, और दूर भाग रहा है तो माइनस वाला। ठीक है, और इसमें पास आ रहा है तो माइनस वाला, दूर रहा है तो प्लस वाला, इसीलिए हमने फार्मूला लिखा है। इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ प्लस माइनस है, नीचे क्या है माइनस प्लस। कैसे याद रखोगे, पहले प्लस आता है तो ऊपर प्लस माइनस, ठीक है, और फिर नीचे उसका उल्टा। ठीक है, और आन मीन्स ऊपर होता है, ये समझ लो। तो ऊपर ओ, जिस तरीके से समझो, शट डाउन नीचे, यस नीचे,
वो आप अपना तरीका कुछ भी अपना लो, जैसा भी हो। हम केवल ट्रिक के लिए बता रहे हैं, वैसे 11th क्लास में इसको डिटेल में सब पढ़ाया जाता है ना। हम केवल ट्रिक के हिसाब से आप बता रहे हैं कि इस तरीके से आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। तो क्या हुआ, जब ध्वनि स्रोत यश स्थिर है और वो गतिमान है तो दो कंडीशन बनेगी, या तो ये पास आएगा दूर हटेगा, तो पास आएगा तो ये बनेगा, दूर हटेगा तो ये। अब इसमें ध्वनि स्रोत गतिमान है यानी यश गतिमान है, वो स्थिर है, तो पास आएगा अथवा दूर हटेगा ये। अब यश और वो दोनों जब गतिमान होंगे तो हमने कहा कि या तो दोनों ये ऐसे जाएंगे या दोनों ऐसे जाएंगे, या एक दूसरे की तरफ आएंगे एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो ये फार्मूला। अब आप लोगों से इतने में से कोई भी आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ देगा, इनमें से आपको ये देकर ये बोल देगा। अब जितनी भी क्वांटिटी किसी फार्मूला में है, जितनी भी क्वांटिटी किसी फार्मूला में है, उनमें से एक को छोड़कर सब दे करके कोई भी पूछा जा सकता है आपको। और ये तो हमने बता ही दिया है। यन क्या है, वास्तविक आवृत्ति है, और यन डैश क्या है, आभासी आवृत्ति है। भी क्या है, ध्वनि का वेग है। भीओ क्या है, स्रोत का वेग है। और भीएस क्या है, भीएस स्रोत का वेग है। भीओ क्या है, श्रोता का वेग। ठीक है ना। अब ये बता दे, डॉपलर प्रभाव लागू होने कब न लागू होगा। पहली बात तब लागू नहीं होगा जब दोनों स्थिर रहेंगे। पहली बात, डॉपलर प्रभाव कब नहीं लागू होगा, जब दोनों स्थिर रहेंगे। मीन्स श्रोता भी स्थिर हो और स्रोत भी। और दूसरा ये, जब श्रोता या स्रोत का वेग, श्रोता या स्रोत का यदि ध्वनि के वेग से भी ज़्यादा हो गया तब भी लागू नहीं होगा। ठीक है ना। यानी ये यदि VS 0 है और VO क्या है, 0 है, ठीक है, तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होगा। ठीक, यानी VS 0 है और VO 0, दोनों 0 है, दोनों क्या है, तो डॉपलर प्रभाव लागू। इसका मतलब है जो आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति के बराबर रहेगी, वो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब परिवर्तन को तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं, आवृत्ति में परिवर्तन को। और जब ये दोनों केस बन जाएंगे तो आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा। कहेंगे कैसे सर, ये देखो, VS को 0 कर दो, VO को 0 कर दो, तो ये पद 0, ये पद 0, तो ये और ये कैंसिल, तो यन डैश और यन क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। मतलब आभासी आवृत्ति उत्तरीन रह जाती है, वास्तविक आवृत्ति के बराबर है। ठीक है ना। और दूसरी बात ये ध्यान देना, ये इस केस में नहीं लागू होगा। और VS और VO का मान यदि बड़ा है उससे, यदि VS का मान बड़ा है किससे, भी से, VO का मान बड़ा है किससे, भी से, तो इन केसों में भी डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होगा। ये दो ऐसे कंडीशन है जब डॉपलर प्रभाव लागू तभी हो सकता है जब ये दोनों में से कोई एक गतिमान हो या दोनों गतिमान हो, और VS और VS का जो मान, VS और VO का जो मान है वो वेग से कम होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये यदि इस ट्रिक को याद रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, है ना। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात यदि करें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं है, कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। तो इनसे आप बहुत क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।